All right. तो बेटा our first paper for the day is IGCSE Specimen 2023. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द रोल ऑफ P6 या alternate to practical of IGCSE या P4 alternate to practical O levels is to test whether you guys know how to perform some chemical reactions, how to go about in a chemical lab. ठीक है, तो chemical lab के अंदर जो important चीजें होती हैं वो ये होती है कि protocols follow करना, और दूसरी important चीजें होती हैं कि apparatus के नाम पता होना. तो in every alternate to practical, in every ATP आपको apparatus के नाम पूछे जाएंगे. और दूसरी चीज आपसे जो पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी कि how will you go about a chemical reaction. ठीक है, जैसे कि for example the first question goes, a student investigates the rate of reaction between magnesium river and excess dilute hydrochloric acid by measuring the volume of gas produced. ठीक है, तो मतलब हमें इस सवाल के अंदर क्या पता है कि स्टूडेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहा है बाय मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ गैस. वेल दैट इज गुड. ठीक है, ही कैन डू दैट. फर्स्ट क्वेश्चन सेज नेम द आइटम्स ऑफ apparatus labeled x and y. तो आपको x और y को लेबल करना है बेटा. x looks like a conical flask, right? x looks like a conical flask. तो x की पहचान क्या है कि it is a conical flask. And y looks like a measuring cylinder, right? तो y is an inverted measuring cylinder. Inverted Sir, is it measuring. important that we have to write inverted, or can we just normally write measuring cylinder? All right. Over here, I've written inverted measuring cylinder. If you wrote just measuring cylinder, that would also be considered correct. Okay? If you wrote only measuring cylinder, that would be considered correct. The thing is, कि why did I write inverted? क्योंकि यहाँ पर ये repetition है. ये मेजरिंग सिलेंडर लाजमी इन्वर्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो द रीजन व्हाई वी राइट इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर इज ताकि कंफर्म हो जाए कि अगर हम इसको सीधा करके रखें इट विल बी अ मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, बिकॉज मेजरिंग सिलेंडर नॉट सपोज टू बी लाइक दिस. तो इफ दे आर लाइक दिस, व्हाई आर दे लाइक दिस? बिकॉज दे आर इन्वर्टेड. ठीक है, Okay. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द गैस मेड इन द रिएक्शन इज हाइड्रोजन. डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन टेस्ट द गैस इज हाइड्रोजन. गिव द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टेस्ट. बेटा एक वक्त था कि आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को ये चीजें याद करनी पड़ती थी. बट नाउ इन योर एटीपी यू आर गोइंग टू गेट व्हाट इज कॉल्ड नोट्स टू यूज इन क्वालिटेटिव एनालिसिस. यू आर गोइंग टू बी गिवन ऑल द नोट्स. ठीक है, in them there are going to be four types of notes. There are going to be flame colors. ठीक है, there are going to be test for gases, there is going to be test for cations, and there is going to be test for anions. ठीक है, the question is asked कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन बताएं. क्या पूछा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. ठीक है, कि डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन टेस्ट दैट दिस गैस इज हाइड्रोजन. तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस इज आल्सो गोइंग टू बी मेंशन्ड इन टेस्ट फॉर गैसेस. आपके पास हाइड्रोजन गैस को मैं फाइंड आउट करना है तो टेस्ट फॉर गैसेस में आप जाएंगे और आप वहां पे देखेंगे कि हाइड्रोजन का टेस्ट क्या लिखा है. लिखा है पॉप्स विद अ लाइटेड स्प्लिंट. क्या लिखा है? पॉप्स विद अ lighted cement. All the information is over here, but this is not how you are going to write the test. ठीक है, you're not going to write pops with a lighted cement. नहीं, ये एक short form लिखी हुई है. You have to utilize it और आपको इसको in a form which is understandable as a test and as a result आपको लिखना होगा. ठीक है, जैसे कि टेस्ट के अंदर आप रिजल्ट की बात नहीं करेंगे. पॉप्स का मतलब है वो रिजल्ट. ठीक है, तो टेस्ट क्या है? टेस्ट होता है कि ब्रिंग लाइटेड स्प्लिंट. ब्रिंग LIGHTED lighted splint near source of गैस. ठीक है, तो जो लाइटेड स्प्लिंट है बेटा उसको सोर्स ऑफ गैस के नजदीक लाए. दैट इज द टेस्ट. ठीक है, एंड देन जो रिजल्ट है वो क्या है कि रिजल्ट के अंदर फिर आप लिखते हैं कि स्क्वीकी पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड. क्या लिखते हैं? स्क्वीकी पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है,
Does anyone have any question? No, can you let you in the class? Okay. Um, I don't think she's. तो ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. नाउ द नेक्स्ट इज फिगर 1.2 shows द रिजल्ट फॉर ईच एक्सपेरिमेंट. फिगर 1.2 जो है दो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स शो कर रहा है. यूज फिगर 1.2 टू डिटरमिन द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मेड इन ईच एक्सपेरिमेंट. So we are going to have to use this figure and we are going to have to judge how much volume was produced in each experiment. ठीक है, तो in experiment 1 the volume which is on the y-axis is produced 80, right? 80 centimeter cube of hydrogen gases produced. 80 centimeter cube of hydrogen gases produced. All right. Now, if we talk about in experiment 2, just see that in experiment 2, half the volume of the original gas is produced, which is 40 centimeter cube, right? तो एक में 80 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुई है, एक में 40 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस हुई है. उसके बाद आपसे सवाल लिखा हुआ यूज योर आंसर्स इन सी पार्ट 1 टू सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट चेंज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2. ठीक है, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट 2 में क्या चेंज किया होगा कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आया, या जो भी रिस्पॉन्स है वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड कम आ गई. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है बेटा. आई टॉट अ फ्यू थिंग्स इन रेट ऑफ रिएक्शंस या व्हाट यू कैन से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है उसके इंक्रीज या डिक्रीज होने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता था. बट यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे फर्क पड़ रहा है. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड चेंज हो रही है. वाहिद एक ऐसा फैक्टर था कि जिसके चेंज करने की वजह से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज होता है. ठीक है, और उस उसका क्या रीजन है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने का? क्या आप कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज की बढ़ा दो या कम कर दो एट सेम वॉल्यूम. ठीक है, एट सेम वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो या बढ़ा दो तो आपके पास जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाता है. ठीक है, ओनली कॉन्सेंट्रेशन इज द ओनली फैक्टर दैट चेंजेस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज वेल एज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र किया जा सकता है क्या. हमारे पास कोई लिक्विड रिएक्टेंट था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र बिल्कुल किया जा सकता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट इन एक्सपेरिमेंट 2 the student would have used the same volume of HCl which has half the concentration as experiment 1. सही है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट 1 में ट्वाइस द वॉल्यूम बन रहा है, मतलब डबल द कंसंट्रेशन होगी. कंपेयर दैट टू एक्सपेरिमेंट 2. एक्सपेरिमेंट 2 में एक्सपेरिमेंट 1 के कंपैरिजन में हाफ कंसंट्रेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑन फिगर 1.2 sketch the curve expected if experiment 1 is repeated using magnesium powder instead of magnesium ribbon. All other conditions remain the same. अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन हो कि जिसके अंदर आप मैग्नीशियम पाउडर इस्तेमाल करें मैग्नीशियम रिबन की जगह, तो क्या फर्क पड़ेगा? इफ यू यूज मैग्नीशियम पाउडर, इफ यू यूज मैग्नीशियम पाउडर बेटा,
तो what will happen? The surface area will increase. Surface area will increase, right? If the surface area increases, that means rate of reaction will also increase, because surface area increase करने से आपके पास rate of reaction हमेशा increase होता है. When you convert something into powder by reducing its particle size, you essentially increase its surface area. The surface area will increase, which increases rate of रिएक्शन. ठीक है, अब सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. और देव सेड के उसने एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर किया, यानी वॉल्यूम 80 तक जाएगा. तो आप रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कैसे करेंगे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा करने के लिए आपको एक अपवर्ड्स कर्व ऐसे बनाना पड़ेगा अप टिल 80. ठीक है, एक अपवर्ड कर्व आपको अप टिल 80 बनाना होगा कुछ इस तरीके से. बट आपका कर्व 80 से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए और एक्सिस से बाहर भी नहीं जाना चाहिए. तो मतलब आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनानी होगी एग्जाम में. तो ओवर हियर एज वेल आप फ्री हैंड ड्राइंग की कोशिश कर लेते चले. तो योर एंड पॉइंट शुड बी 80. आपका एंड पॉइंट जो है वो 80 होना चाहिए एंड द रिएक्शन शुड बी फास्टर. मतलब रिएक्शन जो है वो आपका इस तरीके से हो रहा होना चाहिए कि उसकी जो एक्सिस है वो स्टार्ट तो जीरो से हो रही है, बट रिएक्शन फास्टर होने की वजह से आपके पास जो है उसकी लाइन इट शुड बी अबव द ओरिजिनल लाइन, बिकॉज नाउ यू आर यूजिंग पाउडर. ऑलराइट, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद योर लाइंस. आप अपनी लाइंस के साथ कंसिस्टेंट हो, ये जरूरी है. ठीक है, आप अपनी लाइंस के साथ कंसिस्टेंट हो, ये बात बहुत जरूरी है. और ऑल द वे अप टिल 80 आपने इस तरीके से आना है. ऑल राइट, तो दैट इज हाउ यू विल ड्रॉ द ग्राफ. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन पर हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू डिफरेंट aqueous solutions of sodium hydroxide labeled A and B. ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसने HCl का रिएक्शन देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड द टू कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिफरेंट. ठीक है, सही है. अब उसने एक्सपेरिमेंट 1 किया. अब ये जो एक्सपेरिमेंट 1 की सारी डिटेल्स है ना बेटा, इवन इफ यू रीड इट यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट. देयर इज चांसेस that you will forget it during the examination because the values are too many. मतलब बहुत सारी values लिखी हुई हैं. तो what do you do instead? You जस्ट कीप लुकिंग कि एक्सपेरिमेंट 1 हो रहा है, ओके, फिर एक्सपेरिमेंट 2 हो रहा है, ओके, फिर एक्सपेरिमेंट 2 के बाद जहां पे पहला सवाल आए ना वहां से करना स्टार्ट करें. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यू हैव टू फिल आउट दीज वैल्यूज. ठीक है, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा, एडिड. अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये ब्यूरेट की रीडिंग्स दी हुई होती हैं. ये क्या दी हुई होती हैं? ब्यूरेट की रीडिंग्स दी हुई होती हैं. वी हैव टू लुक एट दीज रीडिंग्स और हमें ये रीडिंग्स लेके बतानी होती है. ठीक है, सही. अच्छा, तो ये रीडिंग लेके कैसे बताएंगे बेटा? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रीडिंग इज द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट 1. हाउ विल यू टेल इट? एक्सपेरिमेंट 1 की फाइनल ब्यूरेट रीडिंग यहाँ से देखेंगे. देखें बेटा, ब्यूरेट के अंदर डाउनवर्ड्स आप रीड करते हो. ठीक है, ब्यूरेट्स आर रेड डाउनवर्ड्स. ठीक है, यानी कि दिस इज नॉट 35. दिस इज नॉट 30.5, sorry, this is not 30.5 या 35 या whatever. this is 29.5. ठीक है, आप डाउनवर्ड्स रीड करते हो. तो 29 के बाद 1 2 3 4 5, so this will be 29.5. ठीक है, सही है. तो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग
of experiment 1 is 29.5. All right. Then what about experiment 1's initial burette reading? It should be 4.1. 4.1. ठीक है. अच्छा. What about experiment 2? The final burette reading of experiment 2 is 29.1. Oh, sorry. हाँ हाँ, बल्कि यही है. यही है. 1. ठीक है. और final burette reading, initial burette reading of experiment 2 is 16.4. 16 point 16.4. ठीक है. अब बेटा, आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो काइंडली ओपन योर माइक एंड लेट मी नो द वैल्यूज. वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड. हमें कैसे पता चलता है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिड? हमें इन दोनों को क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट. क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इनिशियल माइनस फाइनल. ठीक है. तो फर्स्ट वन क्या होगा बेटा? 29.5 माइनस 4.1. That's 25.4. It's 25.4. G. Okay. So yeah, and what about the second one? 29.1 minus 16.4. 12.4. 12.7 आ रहा है. ठीक है, सही है. तो एक वॉल्यूम 25.4 आ रहा है, एक वॉल्यूम 12.7 आ रहा है. Now the next question says state the color change observed in experiment 1. एक सेकेंड देख के आ जाएंगे. कोई is there any participant that would like to join? None. ठीक है. um is my screen still recording? ये कैसे पता चलेगा? हाँ, it Yes, is it's still recording. ठीक है. recording. ओके. um ये हो गया पहला क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन says state the color change observed in experiment 1. The color change would depend upon uh, the indicator we have used in experiment 1. So let's see. Rinse a burette with dilute hydrochloric acid. Fill the burette with dilute hydrochloric acid. तो यानी कि burette में आपने क्या फिल कर दिया है? HCl. ठीक है. Runs out some of the acid so that level of acid on the is on the burette scales. उस सही है. फिर उसके बाद है using a measuring cylinder to pour 25 centimeter cube of A into a conical flask. Then he's used a conical flask and he's put 25 centimeter cube of A. Now, what is 25 centimeter cube of A? Solution A is sodium hydroxide. So is solution B, right? तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ठीक है. देन ही इज एडेड 5 drops ऑफ इंडिकेटर. उसने जो है एक इंडिकेटर पिपेट से 5 drops ऑफ इंडिकेटर उसने ड्रॉप कर दिए. ठीक है. 5 drops ऑफ इंडिकेटर उसने ऐड कर दिए हैं. ठीक है. सही है. ये आपका इंडिकेटर हो गया. एंड विच इंडिकेटर हैज ही यूज्ड? थाइमोफ्थलीन. कौन सा इंडिकेटर यूज किया है? थाइमोफ्थलीन. ठीक है. तो अगर हम लोग थाइमोफ्थलीन की बात करें तो थाइमोफ्थलीन NaOH के अंदर कैसे कलर का होगा? थाइमोफ्थलीन, does anyone know or would like to tell the color of indicators? Sir, would it be blue to colorless? Very good. All right. So initially, sodium hydroxide, inside sodium hydroxide, it should be blue. And as the acid is being added, उसका blue color neutralization होते 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 होते, क्योंकि जैसे ही न्यूट्रल होगा वो कलरलेस हो जाएगा. राइट. ठीक है. तो थाइमोफ्थलीन जो है अल्कलाइज के अंदर ब्लू होता है. एसिड्स या न्यूट्रल कंपाउंड्स के अंदर
कलरलेस होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के एज एज वी प्रोग्रेस एंड एज वी ऐड थाइमोक्सिलिन ब्लू टू द रिएक्शन, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कलर है वो ब्लू टू कलरलेस हो जाएगा। द कलर विल बिकम ब्लू टू कलरलेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट विच सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? ऑफ कोर्स द solution of sodium hydroxide, which is going to require more volume of hydrochloric acid, is going to be more concentrated, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट वन के अंदर मोर वॉल्यूम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। बाकी बातें हम नीचे समझा देंगे, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट वन में हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज किया? वी यूज सॉल्यूशन ए। तो वी कैन से दैट सॉल्यूशन ए is more concentrated as it required twice the volume of HCl to neutralize, फुल स्टॉप, ठीक है। ऐसा ही है ना बेटा, इफ यू लुक एट इट 12.7 का डबल ही अप्रोक्सीमेटली 25.4 होगा। 12.7 का डबल ही 25.4 हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये बात लिख ली हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिड्यूस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा बेटा, मैं आता हूँ। ऑलराइट, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिड्यूस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी। अब हमें ये पता है कि सॉल्यूशन ए इज मोर कंसंट्रेटेड, बट हाउ मच मोर कंसंट्रेटेड? तो अ वेरी सिंपल वे टू आंसर इट, अ वेरी सिंपल वे टू आंसर इट वुड बी ये कहना कि देखें, बिकॉज experiment 1 required twice the volume of acid to neutralize, then its concentration should be twice the concentration of एक्सपेरिमेंट टू, राइट। जो एक्सपेरिमेंट टू में जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी होनी चाहिए कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट वन, इफ यू आर यूजिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ अल्कलाई इन बोथ। कैसे पता होगा? यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर एंड टू पोर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए, राइट, ठीक है। अब स्टूडेंट टू ने रिपीट एक्सपेरिमेंट वन किया है यूजिंग सॉल्यूशन बी इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन ए, यानी कि स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट टू में सब कुछ वही किया है, यानी कि ही हैज यूज्ड द सेम वॉल्यूम ऑफ अल्कलाई एज वेल, बस अल्कलाई उसने सॉल्यूशन बी से लिया है, ठीक है। तो यानी कि वॉल्यूम भी सेम है, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का है? कॉन्सेंट्रेशन का। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आपके पास ये है एक्सपेरिमेंट वन टू एक्सपेरिमेंट टू, जो कंसंट्रेशन है वो इसकी डबल होनी चाहिए कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो 2:1 should be the answer, ठीक है। as double the concentration would require double the volume, as double the concentration of alkali would require double the volume, full stop, ठीक है। Next question, it says, state the volume of hydrochloric acid needed if experiment 1 is repeated using 10 centimeter cube of solution है, ठीक है। वो बोल रहे हैं state the volume of hydrochloric acid जो कि चाहिए होगा अगर आप
एक्सपेरिमेंट 1 को 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ए से करते हैं, ठीक है। तो बेटा फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देयर इज ओनली वन वेरी इजी आंसर, ठीक है। एंड if someone wants to chime in they can, but it is very simple how. देखो आपको ये पता है कि when you use 25 centimeter cube of alkali you require 25.4 centimeter cube of acid, right? ठीक है, now they are saying कि if you use 10 centimeter cube of alkali what volume of acid will be required to neutralize it, ठीक है। तो all you do is just simply cross multiply, ठीक है, सही है, इस तरीके से। तो x multiply by 25 is equals to 25.4 multiply by 10, ठीक है। तो x is equals to 25.4 multiply by 10 divided by 25. So if any of you have a calculator, you guys can go ahead and calculate 10 this out for me. 10 point 10.1 10.16 10.16, तो हम इसको 10.2 कर देंगे, ठीक है। We'll do it 10.2, ठीक है, 10.2 cm cube of hydrochloric acid will be required, ठीक है। Why did I do 10.2? अब यहाँ पर IGCSE के स्टूडेंट्स मेरी एक बात सुने, in paper 4 whenever you're doing calculations, stoichiometry, whatever, volume, mass, etc., you always write the answer to two significant figures, ठीक है, सही है। But over here I will write the answer to three significant figures because the accuracy of burette is up to 1 decimal place, ठीक है। This can be seen in the diagrams, मतलब हम लोगों को जो ब्यूरेट है वो वॉल्यूम 1 decimal place तक बता सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं जो आंसर चूज करूंगा, द आंसर शुड बी having 1 decimal place showing the exact volume of acid required in the burette. All right, the next question is, in experiment 2 the conical flask is rinsed with distilled water, suggest why the conical flask is rinsed with distilled water. So in experiment 2 the student empties and rinses conical flask with distilled water. The conical flask which contained sodium hydroxide of concentration A, it was emptied and it was rinsed with distilled water. So why? To wash out the previous sodium hydroxide, of course, right? So that sodium hydroxide and any other impurities are washed आउट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बाकी तमाम इम्प्योरिटीज ताकि वॉश आउट हो जाए, दैट इज व्हाई यू यूज distilled water and wash it. The conical flask is not dried after it is rinsed with distilled water. Suggest why the conical flask is not dried. Conical flask को dry करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, उसको डायरेक्टली कैसे रिएक्शन को हमने यूज कर लिया, बिकॉज कॉनिकल फ्लास्क कंटेन्स ओनली व्हाट, distilled water. You've only washed it with distilled water, right? So if even if you don't dry the conical flask, it's not a big problem बिकॉज आपने उसको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से ही वॉश किया है, सही है। अब अगर आप उसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो देयर इज नो वे ऑफ हैविंग एनी इम्प्योरिटी, मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बी का सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से रिएक्शन का रिजल्ट चेंज थोड़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बीकर के अंदर तो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर था ना। अगर कॉनिकल फ्लास्क, एक एक्सपेरिमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, अगर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर अगर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इतना सारा पानी भी ऑलरेडी डिस्टिल्ड वाटर हो, लाइक 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हो, और उसके अंदर आप 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन भी डालते, तब भी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज एंड चेंज कलर तो 12.7 ही होता ना। क्योंकि जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है तो उतना ही जितना 25 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर था, वो जाहिर सी बात है वो ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन ही स्लो डाउन होगा ना। बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो स्लो डाउन नहीं होगी बिकॉज मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड वुड बी सेम।
because you are going to be using 25 centimeter cube of sodium hydroxide and transferring it into a conical flask. अब उसका वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों चेंज हुआ है, तो मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पर ड्राइंग की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर ड्राइंग की जरूरत नहीं थी, ठीक है, बिकॉज ड्राइंग, या फिर इस तरह लिख लेते हैं कि वेट conical flask will not change the number of moles of NaOH in 25 centimeter cube of solution B, full stop. All right, next question क्या है? State the effect, if any, on the volume of dilute hydrochloric acid used in experiment 1 if the solution of sodium hydroxide is formed before adding to dilute hydrochloric acid. Give a reason for your answer. They are saying कि जो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, हम उसको गर्म करके डाल दें, तो जो हमारे पास इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, मतलब कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए होगा, क्या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर शुड बी नो इफेक्ट, राइट? द आंसर शुड बी no effect. There should be no effect on the volume of hydrochloric acid. And why do I say that? Because increase in temperature only increases rate of reaction. It does not change the amount of products or formed or reactants required, ठीक है। तो increase in temperature only increases rate of reaction without changing the amount of reactant or product, ठीक है, सही है। Let's just see if there's someone else who would like to join. Admit all. All right. अच्छा जी, the next question says, suggest how the reliability of the results from experiment 1 and experiment 2 can be confirmed. How can we confirm that whatever results we got in experiment 1 and in experiment 2 are correct, right? How can we confirm that 25.4 centimeter cube of acid was actually required? So the answer for confirmation is very simple. How can you confirm something? By doing it again, okay? So by repeating the experiment more than once, by repeating the experiment with same conditions by repeating the experiments with same conditions, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है suggest a more accurate method of measuring the volume of solution of sodium hydroxide. तो what have must have we used? अगर ऐसा सवाल हमेशा आता है तो वैसे तो डायरेक्टली जवाब आप याद कर लें, क्योंकि ऐसा सवाल हमेशा आ ही रहा होता है। कभी कभी इन्होंने मेजरिंग सिलेंडर की मदद से वॉल्यूम ऑफ एसिड या वॉल्यूम ऑफ अल्कलाई या वॉल्यूम ऑफ व्हाटएवर लिया हुआ होता है, ठीक है। एंड एवरी टाइम हाउ can the reaction be improved? By using a more accurate apparatus to calculate out या to measure the volume out, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजिंग अ पिपेट या यूजिंग अ ब्यूरेट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो है यकीनन मेजरिंग सिलेंडर का यूज हुआ होगा। द स्टूडेंट यूजेस अ मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है उसने मेजरिंग सिलेंडर यूज कर दिया, दिस इज अ बैड थिंग, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन
नहीं चाहिए था ना बेटा, 25 सेंटीमीटर क्यूब की पिपेट आती है। अगर पिपेट नहीं करनी तो ब्यूरेट यूज कर सकते हैं। तो यूज अ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पिपेट, यूज अ 25 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट टू transfer NaOH in conical flask. राइट, टू ऐड इन कॉनिकल फ्लास्क, अगर आपको NaOH कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करना है तो आप 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH पिपेट से मेजर करके ले लें। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज aqueous sodium hydroxide reacts with aqueous barium chloride to form a white precipitate of barium hydroxide. Okay, sure. Use this information to suggest a different method of finding out which of the solution, sodium hydroxide, solution A or solution B, is more concentrated. In your answer, state how your results show which solution of sodium hydroxide, solution A or solution B is more concentrated. देखें बेटा, बहुत आसान सी चीज है। एक बात बताई हुई है कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है बेरियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है। और वो ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन जो है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ए या सॉल्यूशन बी इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। द वेरी इजी आंसर इज कि हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखेंगे। हम दोनों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए और बी यूज कर लेंगे, सेम वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड से दोनों को रिएक्ट कराएंगे। जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स फास्टर बन रहे हैं, यकीनन उसके अंदर जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होगा। राइट, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि टेक 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इनटू टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी ये रिएक्शन हो जाएगा, या इनटू सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है। तो आपने दो सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड ले लिया। अच्छा, कंसिडर क्या कर रहा हूं मैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट है। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से एक का प्रेसिपिटेट ज्यादा बनेगा, एक का प्रेसिपिटेट कम बनेगा। अगर आप बेरियम क्लोराइड को अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, तो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कीप बेरियम क्लोराइड एज लिमिटिंग, मतलब बेरियम क्लोराइड कम होना चाहिए और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी क्वांटिटी एक्सेस में होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड जो है वो ही डिटरमिन कर रहा हो कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा। कितना जल्दी बनेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी डिपेंड करेगी, बट कितना बनेगा ए और बी में अगर बेरियम क्लोराइड सेम वॉल्यूम सेम कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाए तो सेम, और वो लिमिटिंग हो तो सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट दोनों में बनेगा। ठीक है। तो लिखा है टेक 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड इन टू सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड लिया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि नाउ एड एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन ए इन वन while add excess of solution B in the other conical flask। ठीक है। और जैसे ही आप ऐड करते हो उसके बाद आपने यहां पर एक बात बतानी है कि आप क्या मेजर कर रहे हो, रेट ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप क्या मेजर करने वाले हो? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। उसके लिए आपको यकीनन स्टॉप वॉच यूज करनी पड़ेगी। तो यूज अ स्टॉप वॉच टू मेजर रेट ऑफ formation of white precipitate of barium hydroxide। फुल स्टॉप। कोई मसला, परेशानी, दुख, तकलीफ? No, तो sir. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। देर इज ऑल्सो अनदर वे दैट यू कुड हैव possessed, मतलब वी कुड हैव डन। ठीक है, अगर बेटा हम लोग एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड यूज करते हैं और लेट सपोज 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए और 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बी ही यूज करते हैं, तो ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस एक सॉल्यूशन, क्योंकि अब सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन बी लिमिटिंग होते हैं और एक्सेस बेरियम क्लोराइड यूज करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमें ये वैसे पता चल चुका है कि सॉल्यूशन ए ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्यूशन बी कम कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट? तो सॉल्यूशन ए चूंकि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इट वुड हैव प्रोड्यूस्ड अ मोर क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, इट वुड हैव प्रोड्यूस्ड अ हायर क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, ज्यादा मास ऑफ प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन ए का बनता, कम मास ऑफ प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन बी का बनता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बात से भी फाइंड आउट कर सकते थे कि विच सॉल्यूशन क्रिएटेड अ ग्रेटर मास ऑफ कलरलेस precipitate if you use same volumes of solution A and solution B। ठीक है, if you use same volume of solution A and solution B, then you can also judge on the fact of determining whether which one will have greater mass। ठीक है, which one will have greater mass of high the greater mass of precipitate that is formed। ठीक है, और greater mass of precipitate that is formed के लिए फिर आपका आंसर जो लिखने का तरीका होता वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता। उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी इन टू सेपरेट कॉनिकल फ्लास्क, नाउ ऐड एक्सेस ऑफ एक्वस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, वेट टिल नो मोर प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मिंग, क्योंकि हमें तो अब एंड ऑफ रिएक्शन में पता करना है। ठीक है, वेट टिल नो मोर प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्मिंग, once no more precipitate form, filter the solution। आप सॉल्यूशन को फिल्टर करो, जो कि फ्लास्क ए और फ्लास्क बी दोनों का सॉल्यूशन सेपरेटली फिल्टर करो, और फिर उनको बिटवीन फ्यू शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर ड्राई करें, क्योंकि रेजिड्यू जो है आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है आपका वो आपको कलेक्ट करनी है। तो कलेक्ट द रेजिड्यू एंड ड्राई इट बिटवीन फ्यू शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड देन वेट ऑन अ weighing balance। The precipitate with higher mass or with greater mass is the one that had the more concentrated solution of sodium hydroxide। ठीक है, उस तरीके से भी आप ये आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चल लेते हैं। अ स्टूडेंट टेस्ट टू सॉलिड्स, सॉलिड सी एंड सॉलिड डी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो दो सॉलिड्स टेस्ट करता है, सॉलिड सी एंड सॉलिड डी। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो भी क्वेश्चन है ये पूरे का पूरा जो है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस की शीट से हो रहा होता है। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो सॉलिड सी को टेस्ट कर रहा है। सॉलिड सी इज आयरन टू सल्फेट। सॉलिड सी क्या है? आयरन टू सल्फेट। याद रखिए बेटा, क्योंकि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की शीट है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके अंदर मेजॉरिटी क्या है? आयंस है। क्या है? मेजॉरिटी क्या है? आयंस है। ठीक है, और उन आयंस के रिजल्ट्स पहले तो याद करके जाया करने पड़ते थे, अब उनके रिजल्ट्स याद नहीं करने पड़ते। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है complete the expected observations। The student dissolves solid C in water to form solution C। Okay, sure. Iron 2 sulfate dissolved in water। The student divides solution C into three portions। The student then जो solution C बना उसको तीन test tubes में उसने ले लिया। ठीक है, that is what dividing it into portions means। To the first portion of solution C, the student adds 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by few drops of aqueous silver nitrate। स्टूडेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालता है और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट डालता है।
और पूछ रहे हैं आपसे कि इसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन बताओ कि इस टेस्ट की ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो आपको बेटा अब यहाँ पर एक छोटा सा मसला है। मसला ये है कि जिस बच्चे को नहीं आता होगा, ही विल गो टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट एंड ही विल स्टार्ट लुकिंग थ्रू के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के फॉलोड बाय एक्वस सिल्वर नाइट्रेट कहाँ डाला। तो वो देखेगा कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे डाला है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे डाला है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के एक्वस सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे डाला है। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के एक्वस सिल्वर नाइट्रेट नहीं डाला, यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के एक्वस बेरियम नाइट्रेट डाला गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इसमें क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड था। अब आप ऊपर जाके देखेंगे कि हमारा जो टेस्ट था उसके अंदर क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड में से कुछ था, उसमें से कुछ भी नहीं था। तो यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया है ये तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का है। फिर जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो बोलेंगे नहीं यार कहीं और लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ यहाँ हर जगह ढूंढेंगे। बट आप लोगों को बेटा इसीलिए मैंने बोला है कि फॉर योर थ्योरी पेपर यू हैव टू रिमेम्बर दीज टेस्ट, राइट। तो इन टेस्ट का कम से कम फायदा उठाएं, मतलब इफ दे आर रिटन ओवर देयर दे शुड बी योर इमरजेंसी केस सिनेरियो। आपको ये सारे टेस्ट नेचुरली भी पता होने चाहिए हैं, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दीज टेस्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन सी द स्टूडेंट एड्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ aqueous silver nitrate. This is a test for halides. This is a test for हेलाइड्स, ठीक है। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड उनके लिए ये टेस्ट। यहाँ पर हेलाइड एब्सेंट है तो इसकी ऑब्जर्वेशन जो है क्या होगी कि नो चेंज इन सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड, कोई सॉल्यूशन में चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट बात क्या है, टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन सी द स्टूडेंट एड्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। अब मुझे तो याद है इसका रिजल्ट, आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा अभी तक। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा कि यू हैव टू गो अहेड एंड लुक कि सल्फेट का टेस्ट जो था वो क्या था, कि आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालें और एक्वस बेरियम नाइट्रेट डालें। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद यू ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। वंस यू ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। तो ये आपको लिखना है, राइट, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मतलब नीचे से देख के ऊपर लिखना है सिर्फ इस क्वेश्चन में ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, फुल स्टॉप, व्हाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन सी द स्टूडेंट एड्स एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज एंड देन इन एक्सेस। ये प्रोटोकॉल था, ये इस तरीके से आपको टेस्ट लिखना होता है फॉर कैटाइंस। टेस्ट ऐसे लिखना होता है फॉर कैटाइंस। यहाँ पे जो कैटाइन है वो Fe2+ है, विच मीन्स के Fe2+ को हम लोगों को जाके देखना होगा कि उसमें अमोनिया डालते हैं तो क्या होता है। इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया ऑन Fe2+, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म्स विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस, प्रेसिपिटेट टर्न्स ब्राउन नियर सरफेस ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास जो ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है वो डिसॉल्व नहीं होता, अ ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म्स विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ठीक है। अ ग्रीन precipitate forms which remains insoluble in excess while the precipitate at surface becomes brown। ठीक है, ये becomes brown क्यों होता है वैसे, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। होता ये है कि ऑक्सीजन जो है हवा के अंदर जो मौजूद होती है, जो हवा के अंदर जो मौजूद होती है वो क्या करती है कि वो आयरन से
एक इलेक्ट्रॉन और लूज करवा देती है, Fe3+ बनवा देती है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है, राइट। Fe2+ को Fe3+ में वो कन्वर्ट करती है जब उसमें अमोनिया ड्रॉप वाइज डाल दो, ठीक है। ये बात आपको पता नहीं होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको लिखा हुआ है नीचे कि वो ब्राउन हो जाता है, तो पता होना चाहिए ब्राउन क्यों हो जाता है, क्योंकि Fe3+ इज रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होती है, उसकी वजह से आपके पास जो है वो Fe3+ से Fe2+ में कन्वर्ट होता है, एंड इट फॉर्म्स वो इट फॉर्म्स Fe3+ विच इज ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टेस्ट ऑन सॉलिड डी पे टेस्ट किए थे। फिगर 3.1 shows tests and students observations for solid D. For test 2 and test 3, the student dissolves solid D in water to form solution D. The student divides solution D into two portions. तो D को उसने दो portions में divide किया है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 फिर उसने किए हैं, ठीक है। तो टेस्ट 1 जो है उसने क्या किया, फ्लेम टेस्ट में सॉल्यूशन सॉलिड डी का ऑरेंज रेड कलर आ रहा है, ठीक है। तो जिस भी चीज का होता है, अगर हमसे पूछेंगे तो हम नीचे जाके फ्लेम कलर्स में से देख के बता देंगे, अगर नहीं पूछेंगे तो हम नहीं बताएंगे। टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन डी ऐड aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉपवाइज एंड देन इन एक्सेस वाइट precipitate फॉर्म्स व्हिच अंडरगोज नो फर्दर चेंज, ठीक है। तो आपके पास जो है ये भी टेस्ट फॉर कैटायन है, ये भी टेस्ट फॉर कैटायन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन डी ही एड्स 1 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो उसकी वजह से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। तो अभी अभी हमने बोला था फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करना, दीज आर द chemical reaction or these are the chemical test for halide ion, right? This chemical test is for halide ions। अब halide ions तीन आपके पास होते हैं बेटा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है, यानी कि यकीनन ये कौन होगा, क्लोराइड होगा, ठीक है। और ब्रोमाइड जो है बेटा वो क्रीमी ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है, और आयोडाइड जो है बेटा वो प्रोड्यूस करता है आपके पास yellow precipitate, ठीक है। तो the first question says describe how to do a flame test used in test 1। how do you do a flame test in test 1? the answer is very simple, ठीक है। आपको फ्लेम टेस्ट बेटा सीखना होगा, तकरीबन हर एटीपी में फ्लेम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं पूछा जा रहा है, ठीक है। हाउ डू यू डू अ फ्लेम टेस्ट? टू डू अ फ्लेम टेस्ट इट इज वेरी सिंपल। हाउ कैन यू डू इट? बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका सैंपल है, अब देखते हैं कि है किस फॉर्म में। सैंपल जो है वो सॉलिड डी में है, जिसको उसने डिसॉल्व करके सॉल्यूशन डी बना दिया और सॉल्यूशन डी का फ्लेम टेस्ट कर रहा है, राइट। तो सॉल्यूशन का फ्लेम टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि आप एक वाइल लूप लेंगे और उसको डिप कर देंगे इन सॉल्यूशन डी, ठीक है। तो पहले तो उसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप स्टेरिलाइज हुआ हुआ ले तो मतलब आपका वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए कि टेक अ स्टेरिलाइज्ड नाइक्रोम वाइल लूप, ठीक है। क्या यूज कर लें, टेक अ स्टेरिलाइज्ड या क्लीन नाइक्रोम वायर लूप, ठीक है बेटा। वाई डिड आई से नाइक्रोम वायर लूप, ठीक है। बिकॉज जो नाइक्रोम है वो निकल और क्रोमियम का एलॉय है, और यूजुअली वायर लूप्स जो कि अनरिएक्टिव और अनइंटरप्टिंग होते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट में इंटरप्ट नहीं करते, वो नाइक्रोम के बने हुए होते हैं, वो फ्लेम को भी विदस्टैंड कर लेते हैं, और उनका अपना कोई कलर नहीं होता, जिसकी वजह से कोई मसला नहीं हो रहा होता। दे आर हाईली अनरिएक्टिव। टेक अ स्टेरिलाइज या क्लीन नाइक्रोम वायर लूप एंड डिप इट इन सॉल्यूशन डी, ठीक है। उसको फिर आपने डिप कर दिया सॉल्यूशन डी के अंदर, फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ प्लेस दिस वायर लूप ओवर द बंसन फ्लेम, ठीक है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि आप जो ये वायर लूप को फ्लेम के अंदर रखते हैं, तो फ्लेम के कुछ जोन्स होते हैं, फ्लेम के कुछ जोन्स होते हैं बंसन फ्लेम के, राइट, ठीक है। जो बंसन फ्लेम के जोन्स होते हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है बेटा। देखें, कुछ जोन रेड होते हैं, कुछ जोन ब्लू होते हैं।
कुछ जोन ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है, मतलब उनका कलर नहीं होता लेकिन वहां पे फ्लेम होता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी होती है कि जो आपका फ्लेम टेस्ट है, जो आपका वायर लूप है, वो कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ फ्लेम के ब्लू रीजन में या इनविजिबल रीजन में, कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ फ्लेम के ब्लू रीजन में या इनविजिबल रीजन में। तो नाउ प्लेस दिस वायर लूप ओवर द बंसन फ्लेम इन द ब्लू स्लैश invisible region and observe the color of flame flame प्रोड्यूस, ठीक है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस, तो फ्लेम कलर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कलर ऑब्जर्व करना है आखिर में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आइडेंटिफाई सॉलिड डी, सॉलिड डी को आइडेंटिफाई करें बेटा। सॉलिड डी के अंदर ये तो मुझे पता चल गया कि ये है प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है, सही, ये है प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। अच्छा, अब आपके पास ऑरेंज रेड कलर फ्लेम टेस्ट में किसका आ रहा होता है, क्योंकि हमें कंपाउंड का नाम लिखना है तो हमें पता करना पड़ेगा कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। तो फ्लेम टेस्ट के अंदर ऑरेंज रेड कलर किसका है, लो भाई पता चल गया, ऑरेंज रेड कलर किसका है, कैल्शियम का, Ca+ का, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम Ca+2, ठीक है। अच्छा, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है जब आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो और वो डिसॉल्व भी नहीं हो रहा एक्सेस में, तो लेट्स सी कि कैल्शियम ऐसा करता है, क्योंकि हमें अभी तक पता चला है कि कैल्शियम आयन है। इफेक्ट ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो ऑल आर रिजल्ट्स आर फॉलोइंग वन अनदर, तो ये भी आपका क्या होगा, कैल्शियम आयन होगा Ca+2, ठीक है, सही है। ये भी टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन था, ये भी टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन था। तो यानी कि आपका जो कंपाउंड है, आर कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, डी इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. All right, let me just check if someone else has tried to join the meeting. Can I check? I don't think anyone has joined the meeting. So let's see. Next question क्या है हमारे पास? Next question says the label on a bottle of orange drink states contains no artificial colors. ठीक है. A scientist thinks that orange color in the drink is a mixture of two artificial colors, sunset yellow E110, Allura Red E129. Plan an experiment to show that the orange color in the drink does not contain these two artificial colors. Your plan should describe the use of common laboratory apparatus and samples of E110 and E129 and the orange coloring from the drink. You may draw a diagram to help answer the question. आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। बेटा ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अंदर कहीं भी उसने ये नहीं बताया हुआ कि क्वेश्चन है किस बारे में, राइट। उसने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला है, बट ही हैजंट टोल्ड यू व्हाट द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट शुड बी लाइक। What experiment exactly should it be? Should it be a neutralization reaction? Should it be a redox reaction? Should it be a precipitation reaction? Should it be a separation technique? Whatever you have to use, you have to decide yourself कि मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है, सही है। अब आपके पास जो है यहाँ पर नजर आ रहा है ये फूड, राइट। और मैंने जब आपको सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन नाम का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्रोमेटोग्राफी। और जब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ाई थी तो उसके अंदर मुझे ये बताया होगा कि बेटा क्रोमेटोग्राफी इंडस्ट्रियल स्केल पर इस्तेमाल की जाती है, क्यों, फॉर फूड इंस्पेक्शन। क्रोमेटोग्राफी इंडस्ट्रियल स्केल पे क्यों इस्तेमाल की जाती है, फॉर इंस्पेक्टिंग फूड इंस्पेक्शन, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड इन फूड क्या कहते हैं उनको, फूड पुलिस तो नहीं कहते, क्या बोलते हैं,
समथिंग बोलते हैं, एफडीए के वो मेंबर्स होते हैं, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के वो मेंबर्स होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद होते हैं। दे आर allowing the selling of products that are edible, they are allowing the selling of medicine that has to be taken, ठीक है। तो वो किस बेसिस पे अलाउ करते हैं, पहले वो सारे टेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं एक जूस बनाता हूँ, सर उस्मान जूस, ठीक है। अब वो जूस मुझे बेचने जाना है, ठीक है। मैंने उसकी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, मेरे पास सारी मॉनेटरी फंडिंग्स थी, मेरे पास कैपिटल था, वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, मशीन्स भी ले आया और मैंने जूस बना दिया। क्या मैं डायरेक्टली उस जूस के कार्टन बना के इम्तियाज सुपरमार्केट में रख के आ जाऊं, कल को कोई आके वहां से खरीद लेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। व्हाट इज द गेम प्लान? द गेम प्लान इज, फर्स्ट यू हैव टू गेट इट confirmed, first you have to get it accepted by the FDA, approval चाहिए आपको। You have to get it approved by the FDA that this beverage that you have produced, this food product that you have produced is actually completely devoid of any toxicants, it has no side effects, it has no long term problems. However, some of these guidelines are bypassed by FDA, क्योंकि थोड़ा उनको भी पैसा खिलाया जा सकता है, इंटरनेशनल अथॉरिटी को भी पैसा खिलाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज होती है, दे चीट ऑन इट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल द फास्ट फूड चेन्स, ठीक है, KFC, मैकडोनल्ड्स, ये जो फास्ट फूड चेन्स होती हैं, दे एड फ्लेवर्ड इंजेक्शंस इन देयर चिकन, ठीक है। वो अपने मीट के अंदर फ्लेवर्ड इंजेक्शंस ऐड करते हैं। व्हाट डज दैट डू? दैट चेंजेस द फ्लेवर, बट आर दोज फ्लेवर्स actually beneficial for us? No, they are increasing obesity. That is why having fast food, restaurant food is one addictive, ठीक है। बार बार खाने का दिल करता है, इट्स एडिक्टिव because of those injections, those flavors, ठीक है। एंड सेकंड, इट causes obesity because of high oil content। ये भी अलाउ नहीं है कि अगर कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट बेचा जाए कि जिससे लोग बीमार हो, तो दिस प्रोड्यूसेस हाई ओबेसिटी। द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम इज स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग is something that should be banned in the whole world because it has been established that it causes a number of diseases, not just lungs cancer, ठीक है। It is part of many different diseases, diabetes in some, kidney problems in some, all other problems in some, ठीक है। तो फिर भी वो इस दुनिया में है because they're paying a heavy fine for it, paying a very very heavy fine for it। और इस शर्त पे वो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को कि they will clearly along with the picture show के भाई हाँ, स्मोकिंग हैज एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। स्मोकिंग किल्स, बड़ा बड़ा उसके पैकेट पे लिखा हुआ होता है, बट पीपल हु आर स्मोकर्स विल स्टिल परसीव प्रोसीड टू बाय इट, राइट। FDA डज नॉट बैन देम, ठीक है। अच्छा खैर, तो विद दैट बीइंग सेड, यहाँ पर जो मेन बात थी बताने की वो ये थी कि FDA, हाउ डज ही टेस्ट, हाउ डू दे टेस्ट? दे गोइंग अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आपको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ती है, उतना ही सिंपल सा है। उन्होंने बोला है कि आपको डायग्राम्स बनानी है, यू मे ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प आंसर द क्वेश्चन। तो बिल्कुल डायग्राम बना लेते हैं बेटा। क्रोमेटोग्राफी की जो डायग्राम है वो बहुत ही बेसिक होती है। आपको क्या करना होता है, डायग्राम के अंदर आपको बनाना होता है एक ग्लास बेल जार, ठीक है। आपको क्या बनाना होता है, एक ग्लास बेल जार, ठीक है। ग्लास बेल जार इज बेसिकली अ बिग ग्लास जार, ठीक है, शीशे का ग्लास होता है। व्हाई एम आई नॉट यू सेइंग इट्स अ फ्लास्क? यू कैन यूज अ फ्लास्क, नो वरीज, यू कैन, सॉरी, यू कांट यूज अ फ्लास्क, फ्लास्क का तो ऊपर से माउथ बंद होता है। बीकर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। बट यूजुअली व्हाट डू वी डू इज वी यूज अ जार एंड बीकर, उसके अंदर हमने रखा हुआ होता है एक छोटा बीकर होता है, क्योंकि बीकर का साइज तो नेचुरल थोड़ा छोटा होता है, राइट। अगर आप चाहो तो आप करो, नहीं तो आप डायरेक्टली ग्लास बेल जार के अंदर भी अपना क्रोमेटोग्राफी पेपर प्लेस कर सकते हैं। अपना क्रोमेटोग्राफी पेपर आप प्लेस कर सकते हैं, इस तरीके से आप उसको प्लेस कर देंगे, वो दीवार से टिक के खड़ा हुआ होगा, ठीक है। मतलब अगर इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, अगर साइड व्यू एंगल से आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो ग्लास बेल जार है वो तो हर तरफ से स्फेरिकल है, तो वो हर एंगल से इसी तरीके से दिखेगा। लेकिन क्रोमेटोग्राफी पेपर आपको दिखेगा वैसे रखा हुआ है, ठीक है। इट्स टिल्टेड, ठीक है। कोशिश करें इस टिल्ट को कम से कम कर दें, कोशिश क्या करें, ये टिल्ट कम से कम हो जाए, ठीक है। सही है। अच्छा, वंस यू पुट द क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है, एक दफा जब आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर रख दिया बेटा, थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूँ ताकि नहीं हो रहा थोड़ा सा ऊपर, तो इसको चलो मोटा कर लेते हैं। अब फर्क पता चल रहा है क्रोमेटोग्राफी पेपर का, ठीक है। वंस यू पुट दिस क्रोमेटोग्राफी पेपर, आपको एक सूटेबल सॉल्वेंट भी लेना होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के लिए आपको एक सूटेबल सॉल्वेंट लेना होता है, ठीक है।
दूसरी बात, आपको एक पेंसिल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी, अगर आपको याद हो, एक पेंसिल लाइन ड्रॉ करना लाजमी होता है, ठीक है। और पेंसिल लाइन के ऊपर आप एक स्पॉट रखते हो। इंश्योर क्या किया है मैंने बेटा ये डायग्राम बनाते हुए, कि सॉल्वेंट फ्रंट जो कि ये है, इट इज बिलो द स्पॉट, ठीक है। स्पॉट सॉल्वेंट फ्रंट के अंदर चला गया अगर, तो सारे का सारा ये सैंपल जो है इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। कोई चीज क्रोमेटोग्राफी पेपर पे ऊपर रन ही नहीं कर पाएगी, आप क्रोमेटोग्राफी रन नहीं कर पाएंगे। कोई मसला परेशानी दुख तकलीफ? आई होप नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये बनता है, ठीक है। हम लेबल भी कर देते हैं इसको सबको, ठीक है, और ऊपर लिड भी लगा देते हैं। ये हो गई बेटा आपकी लिड, ठीक है। ये आपका हो गया ग्लास जार, ये हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर, जिसे एड्सॉर्बेंट पेपर भी कहते हैं। एड्सॉर्बेंट पेपर, ये याद रख लीजिएगा बेटा। व्हाई डू वी कॉल इट व्हाई डू वी कॉल इट एड्सॉर्बेंट पेपर? देयर आर टू काइंड्स ऑफ पेपर्स, या देयर आर टू काइंड्स ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन लिक्विड्स। एक वो जो लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे वो जो लिक्विड को अपनी सरफेस पे रखते हैं। तो ये जो स्पॉट है, ये इस स्पॉट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि उसको एडजॉर्ब करेगा, मतलब अपनी सरफेस पे रखेगा, ठीक है। तो ये एडजॉर्बेंट पेपर कहलाते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है। तो ये क्या है आपका ड्रॉप ऑफ सैंपल, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका ड्रॉप ऑफ सैंपल होगा। सैंपल, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब इनिशियली तो आपका जो सॉल्वेंट है वो सारे का सारा यहाँ नीचे होगा, राइट। लेकिन जब आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर ऐड कर दिया, जब आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर ऐड कर दिया और वो डिप हुआ हुआ है आपके सॉल्यूशन के अंदर, वो डिप हुआ हुआ है आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर जो है, एक सेकेंड बस, फिर जो है थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सैंपल है, इसमें अगर मिक्सचर होगा, तो जैसे जैसे ये लिक्विड, जैसे जैसे ये लिक्विड यहाँ पे, तो आपका जो सैंपल था वो था, राइट, ठीक है, सही है। बाकी जो है इस पेपर के ऊपर ये लिक्विड क्लाइम करने लगेगा, इसको कहते हैं कि लिक्विड रन करने लगेगा क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर, आहिस्ता 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 ऊपर जाएगा, आहिस्ता 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 ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जिस लेवल तक भी जाए जाने दें। आप एक टाइम लिमिट तक क्रोमेटोग्राफी कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है, सही है। तो अम, आपने अप्रोक्सीमेटली इतना क्रोमेटोग्राफी से कर लिया, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे जो है क्लोजिंग कर देते हैं। हाँ, अब नीचे कलरिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये आपका जो सॉल्वेंट है वो रन करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है बेटा एड्सॉर्ब करता है ना, पेपर तो लिक्विड को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, ले जाता है, और टिश्यू के अंदर भी ये फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, जब ये हो जाएगा बेटा, दूसरी चीज आप लोग क्या नोटिस करेंगे, दूसरी चीज आप लोग ये नोटिस करेंगे कि जो स्पॉट था, जो ये वाला स्पॉट था, वो ब्रेक हो गया इनटू फ्यू डिफरेंट ड्रॉप्स, राइट, वो ब्रेक हो गया इनटू फ्यू डिफरेंट ड्रॉप्स ऑफ सैंपल्स, राइट, एक ड्रॉप में भी, और दूसरा ड्रॉप में भी, ठीक है, सही है, मे बी थ्री ड्रॉप्स ऑफ सैंपल में भी वो ब्रेक हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में खुद से भी हो सकता है, और अगर उनके कलर्स खुद से नजर ना आ रहे हो,
तो आप क्रोमेटोग्राफी के अंदर बताया होगा कि लोकेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं? लोकेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको किसी भी उप्स किसी भी ड्रॉप का कुछ भी कैलकुलेट आउट करना है तो कैलकुलेट कैसे किया जाता था, अगर याद हो। वो कैलकुलेट करने के लिए आरएफ वैल्यू निकाली जाती थी। क्या किया जाता था? आरएफ वैल्यू निकाली जाती थी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन कि भाई हम लोग जो है यही कर रहे हैं कि हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा हमें एक्सप्लेन करना होगा इन लोगों को। ये लेट्स कॉल इट वाई, लेट्स कॉल इट एक्स, एंड लेट्स कॉल इट वाई, ठीक है। सही है। ये आपका हो गया पूरा क्रोमेटोग्राफी का सिस्टम। अब आप एक्सप्लेन करेंगे। आप बोलेंगे कि जो आपका वो फूड कलर था, ऑरेंज कलर था जो ड्रिंक के अंदर, उसका आप एक सैंपल बनाएंगे, ठीक है। तो टेक द ऑरेंज कलर ऑफ, सैंपल नहीं लिखते बल्कि टेक द ऑरेंज कलर एंड मेक इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे मुझसे ये बोल सकते हैं सर आपको कैसे पता कि वो ऑरेंज कलर कहाँ से मिलेगा? देखो, एक तो इंडस्ट्रीज को या हमें लैब के अंदर ऑरेंज कलर सेपरेटली प्रोवाइड किया हुआ हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं तो आप ये पूरे का पूरा क्रोमेटोग्राफी इस ड्रिंक पे भी कर सकते हैं, इस ऑरेंज ड्रिंक पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर दूसरा तरीका आपका स्टार्ट करने का क्या हो सकता है कि टेक द ऑरेंज ड्रिंक एंड डाइल्यूट इट, ठीक है। टेक द ऑरेंज ड्रिंक एंड make its diluted solution, make its diluted solution, ठीक है। ऑरेंज ड्रिंक लें और उसका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना लें, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में से एक ड्रॉप लेके हम जो है क्रोमेटोग्राफी पेपर पे ले लेंगे। नाउ ट्रांसफर 1 drop of this sample on the pencil line of chromatography पेपर। फर्स्ट ड्रॉप पेंसिल लाइन क्या होती है बेटा? यहाँ पे मेंशन नहीं नजर आ रही है आपको? ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये पेंसिल लाइन है, ठीक है। दिस इज द पेंसिल लाइन, दिस इज योर पेंसिल लाइन। दिस पेंसिल लाइन बेसिकली शोज या डिनोट्स द स्टार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ सैंपल, ठीक है। अच्छा, तो टेक द ऑरेंज कलर एंड मेक इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर आप ऑरेंज ड्रिंक ले लें और उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लें। आपको उसके बाद 1 drop ऑफ सैंपल लेना है और उसको क्रोमेटोग्राफी पेपर पे डाल देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रॉप ऑफ टेस्ट जो कि आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर पे डाल दिया। नाउ प्लेस दिस क्रोमेटोग्राम, नाउ प्लेस द क्रोमेटोग्राफी पेपर इन अ suitable सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो ओनली परफॉर्मेबल जब है, एप्लीकेबल जब है, व्हेन दिस सॉल्वेंट जो कि हम ये यूज कर रहे हैं, व्हेन दिस सॉल्वेंट इज
able to completely dissolve this sample, यानी कि when all the components of this sample can dissolve in this solution, तभी क्रोमेटोग्राफी करी जा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि एक सूटेबल सॉल्वेंट में क्रोमेटोग्राफी का पेपर आप डिप कर दें, ठीक है, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसके इसका इस इतना कर लिया ना, हाँ, क्या कर लिया आपने अब तक, अब आपने क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप कर दिया इनटू द सैंपल। अब थोड़ी देर तक सैंपल जो है वो रन होगा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी पेपर जो है वो एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड को, लिक्विड ऊपर जाएगा, और लिक्विड जब ऊपर जाएगा तो वो इस सैंपल को भी अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। और सैंपल के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड होगी, कुछ ज्यादा सॉल्युबल होंगे, कुछ कम सॉल्युबल होंगे। तो जो ज्यादा सॉल्युबल है वो लिक्विड के साथ ज्यादा ऊपर तक मूव करते हुए चले जाएंगे, और जो कम सॉल्युबल है वो लिक्विड के साथ ज्यादा ऊपर तक मूव करके नहीं जा पाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कम सॉल्युबल है और ये ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो हम अब ये बोलेंगे कि नाउ रन द क्रोमेटोग्राफी until all components of the test sample do not सेपरेट, फुल स्टॉप, ठीक है। टेस्ट सैंपल से उनको रन कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जब रन किया आपने क्रोमेटोग्राफी, तो इस तरीके से आपके पास जो है डिफरेंट टेस्ट सैंपल्स आ जाएंगे बेटा। अब ये जो डिफरेंट टेस्ट सैंपल्स आ गए, व्हाट डू यू डू विद देम? यू कैलकुलेट देयर आरएफ वैल्यू, ठीक है। तो नाउ कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू। RF value of each spot using the formula. फॉर्मूला क्या है बेटा? आर एफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट component divided by distance traveled by solvent front. What is a solvent front beta? Solvent front is this line of liquid. Liquid कहाँ तक पहुंचा, लिक्विड ने कितना सफर तय किया, वो कहलाता है सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अम, तो यानी कि इसको एक काम भी करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो। ये फॉर्मूला याद करना होता है हमें, ठीक है, सही है। तो इसे कर लेते हैं और आगे लिख देते हैं फॉर रेड स्पॉट आर एफ इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। रेड स्पॉट, सॉरी पर्पल स्पॉट था, फॉर पर्पल स्पॉट, फॉर पर्पल स्पॉट। बेटा पर्पल स्पॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे? पर्पल स्पॉट के लिए हम आर एफ वैल्यू निकालेंगे, एक्स अपॉन वाई लिखेंगे। वाई क्योंकि पर्पल स्पॉट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है एक्स,
डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, फ्रंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है y। अगर ग्रीन स्पॉट की आरएफ वैल्यू निकालनी होती तो ग्रीन स्पॉट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता वो मेजर करते, उसको डिवाइड कर देते सॉल्वेंट फ्रंट से। सर ये डिस्टेंस ट्रेवल जो किया है कैसे मेजर करते हैं बेटा? प्लास्टिक का स्केल जो होता है ना उससे मेजर करते हैं। जो आपका P2 और P4 है ओ लेवल्स का, और जो आईजीसीएसई का P4 और P6 है, उसके अंदर क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम्स आ जाती हैं। ठीक है, आपको वहां पे कभी कभी लिखा हुआ भी आ जाता है कि ड्राइंग टू स्केल या रिलेटिव आरएफ वैल्यू निकाल लें, तो आप आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे स्केल से मेजर करके डिस्टेंसेस। ठीक है, स्केल से मेजर करके डिस्टेंसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें अब बची हुई हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी सैंपल कलरलेस होता तो उसके लिए हम क्या करते, किसी को पता है? इफ अ सैंपल इज कलरलेस, Sir, would we use an indicator? would we use an indicator? ठीक है, we will not really use the indicator, that is not the correct terminology. The correct terminology, we'll use a locating agent. ठीक है, the wording is we'll use a locating agent, we'll not use an indicator. An indicator is usually referred to as a substance that trans converts color, changes its color in different pH। ठीक है, सही है। यहाँ पर जो हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं लोकेटिंग एजेंट्स। ठीक है, और लोकेटिंग एजेंट नेसेसरी नहीं है कि वो कोई केमिकल सब्सटेंस ही हो। द लोकेटिंग एजेंट कुड इवन बी अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल यूवी लाइट के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि इनविजिबल इन नेचुरल लाइट होते हैं, वो यूवी लाइट में एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशन को, और ब्लू या पिंक कलर के ग्लो कर रहे होते हैं, तो स्पॉट्स ब्लू या पिंक कलर के ग्लो करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो इफ अ स्पॉट इज इनविजिबल, इफ अ स्पॉट is colorless or invisible, we can use locating agent, we can use लोकेटिंग एजेंट। फुल स्टॉप। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद भी आपको अभी तक फुल 6 मार्क्स इस क्वेश्चन के नहीं मिले होंगे। क्यों? क्योंकि सवाल ये था कि स्टूडेंट कैसे कंफर्म करेगा कि ये सनसेट येलो और अलूरा रेड है, सनसेट येलो या अलूरा रेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है your plan should describe the use of common laboratory apparatus and samples of E110, E129 and orange coloring from the drink। ठीक है, तो ऑरेंज कलरिंग फ्रॉम द ड्रिंक की मदद से तो हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया इनटू इट्स कंपोनेंट्स और हमने उससे क्रोमेटोग्राफी कर ली। बट हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर E110 और E129 है? हमें E110 और E129 की भी क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें यहाँ पे E110 और E129 की भी क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल्सो, नहीं इस तरह लिख लें, फाइनली कंडक्ट द क्रोमेटोग्राफी ऑफ E110 एंड E Sir, G। can you let Omema in? She left due to a network connection and she's trying to like get back in the meeting. ओ सॉरी, लेट्स सी, एडमिट ऑन। ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन एडमिटेड एंड द अदर स्टूडेंट हैज आल्सो बीन एडमिटेड। ठीक हो गया। तो फाइनली कंडक्ट द क्रोमेटोग्राफी ऑफ E110 एंड E129। ठीक है, E110 और E129 को आप जो है क्रोमेटोग्राफी उनकी करो, तो उससे होगा क्या? एंड compare their RF values with values of sample, full stop, if sample contains is any spot same RF value as of E110 and E129,
then sample contains the artificial colors, full stop. फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे हम कर देंगे अपना क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। एंड विद दैट दिस 6 मार्क क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बेटा किसी को इससे कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। यहाँ पर आके आपका आईजीसीएसई का P6 हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलेंगे आईजीसी ओ लेवल के P4 पे, विच इज ऑल्सो एन एटीपी पेपर। ठीक है, आई विल गिव यू गाइस 5 मिनट्स